मॉडर्न ज्योग्राफी के बारे में कह रहा है। मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फादर है वो कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? ठीक, इसमें आते हैं आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है वो कौन है? ये पेपर में आया है 2012 के पेपर में आया हुआ है। कब पूछा है बेटा? ये 2012 में। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा ऑप्शन है वोरेनियर। वोरेनियस। तीसरा ऑप्शन है सैंपल। चौथा ऑप्शन है, चौथा हो गया नहीं, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। डार्विन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बेटा? आधुनिक भारत किसको कहते हैं? सिंपल सा है, पढ़ा रखा है मैंने। तो फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक, फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? पढ़ाया है मैंने। मानव भूगोल का, बताओ नहीं पढ़ाया? अभी कल पढ़ाया मैंने ये उपागम के बारे में। उपागम नहीं है अभी बेटा, कल पढ़ाया है कल। अब देखिए कौन कौन से वर्ष में ये प्रश्न आया है, ये भी देखिए। ये पूछा है 11, 16, 18, 20। सोच लो, 2011 में प्रश्न आया है, 2018 में प्रश्न आया है, 2018 के बाद पूछा है 2011, 16 भी है बेटा, 2016, 2018 और 2020। सोचो, प्रश्न आया है और ये हम क्लास में लिखवाए, हमें अच्छे से याद है। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ाए? उपागम के बारे में पढ़ाया है और क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में भी पढ़ाया है। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, इसलिए कह रहे हैं जितना हम करा रहे उतना पढ़ लिए ना, उसके बाहर से प्रश्न क्या है पूछेगा ही नहीं। पहला आता है बेटा क्षेत्रीय विविधता। ठीक, दूसरा है मात्रात्मक क्रांति। ठीक, तीसरा है स्थानिक संगठन। चौथा है मानवीय भाईचारा। मानवीय भाईचारा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए पूछा क्या है यहाँ पे, कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, है ना? उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता बिल्कुल है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, तो ये तो बिल्कुल है। मात्रात्मक क्रांति, यूनिट रिवॉल्यूशंस, ये कहां से आएगा? अच्छा ठीक है, स्थानीय संगठन बिल्कुल है रीजन के अंतर्गत। मानवीय भाईचारा, सोशलियो, याद आ रहा है? सोशियो उपगम के अंतर्गत ये भी आएगा। तो कौन सा नहीं आ रहा है? देखिए एकदम क्लियर दिख गया कि मात्रात्मक क्रांति नहीं आएगा, ये हम पढ़ाए हैं क्लास में।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिखाई दे रहा है कितना इजी इजी प्रश्न है, 11, 16, 18 और 20 में आया है। बता, समझ पा रहे हो यहाँ पे? इसमें कोई दिक्कत है? 12 का प्रश्न देखो इतना इजी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से पीपीटी वाला सब बाद में कराएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी हम इसलिए नहीं करा रहे हैं पीपीटी का यूज करके कि पीपीटी का अभी कराएंगे फिर लास्ट में अभ्यास भी कराएंगे तो बहुत पीपीटी हो जाएगा, इसलिए नहीं करा। लास्ट में जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे ना, तब पीपीटी पे पूरे क्वेश्चंस आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे, तब उस पर लिखने का भी आइडियाज हम लोग देंगे, पूरा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल कोर्स के अनुसार लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? कोर्स के अनुसार लेके चीजों को चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक लोगो और कौन एक लोगो और पर्यावरण लोगो और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कारक है, ये पूछा है 2021 में। सोचो 2021 में ये प्रश्न है और इसका ऑप्शन क्या दिया था एग्जामिनर? मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है लोगों के अनुभव, और चौथा है मानवीय भाईचारा। मानवीय भाईचारा। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ये जितनी सारी चीजें अभी हम करा रहे हैं, हमने जो आपको पढ़ाया है, अभी हम क्यों नहीं पीपीटी का यूज कर रहे हैं? हमने क्यों नहीं पीपीटी पे ये प्रश्न बनाया? तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में चलेंगे, उसका कारण भी सुन लीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम तो कल दे दिए होते, आज हमें 50 क्वेश्चन मिल जाता। लेकिन बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं करते, ऐसे दुनिया कर रहा है। आप उठा के किसी भी लोगों को देख लो, अपने आप को आपको अलग रखना है कि नहीं रखना है, कि एक ही जैसे पढ़ना है, जैसे सब पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है? अगर ऐसे पढ़ना है तो बताइए, हम पढ़ा दें। फिर बाद में आप ये कहना कि सर सबकी तरह मेरा भी नंबर आ गया। अलग कुछ करना सीखिए, है ना। हमने क्या किया है, जैसे अब देखो, सबसे पहले जैसे कल हमने पूरा खत्म कर दिया, फिर आज हमने शुरुआत करी, तो हमने शुरुआत क्या किया? क्वेश्चन से करा। और उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके सामने लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि चीजें आपको रिमेंबर हो जाए कि सर ये विगत वर्ष का प्रश्न है, पिछले साल आया है।
हम आपके माइंड में ना बैठाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो इस प्रश्न को और उत्तर को भी जरूर से लिखेंगे, तो वो दिमाग में ना क्या करेगा, रिकॉल करेगा। और पीपीटीज पे क्या होगा, लिखा हुआ प्रश्न रहेगा, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो चीज आप साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में नहीं जाएगा, केवल आंसर जाएगा। तो यहां तो फायदा मिलेगा ना कि बेटा हमने प्रश्न भी दिमाग में रख लिया। ठीक, तो इससे फायदा ये मिलेगा कि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब वहां पे हम पीपीटी का यूज करना चालू कर देंगे, तब वहां पे हम लिखने वाले में भी पीपीटी का यूज करेंगे, तमाम तरह के फायदे मिलेंगे। अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी समझिए कि क्वेश्चन बनता कैसे है, किस किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि जब वो पढ़ लेते हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, वो कंप्लीट होने के पहले या कैसे भी वो सीधा प्रश्न लगाते हैं, या फिर एमसीक्यूज लगा रहे हैं, या सीयूटी की प्रैक्टिस तमाम तरह कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो ये चीज को समझते ही नहीं है कि सर वो जो प्रश्न बना है वो कैसे बना है। आपको बोर्ड में लिखना है ना बेटा, तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि वो प्रश्न बोल क्या रहा है, वो प्रश्न बना कैसे है। जब तक आप उससे फैमिलियर नहीं होंगे, जब तक उस क्वेश्चंस के नेचर से आप अपनी दोस्ती नहीं करेंगे, तो कैसे समझ में आएगा कि वो बोल क्या रहा है। अब देखो बहुत जगहों पे हम देखे हैं कि क्लास स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, फिर पीपीटीज पे हमने प्रयोग किया क्वेश्चंस और हमने करा दिया। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हम भी करा देते। लेकिन हमें अपने विद्यार्थियों को ये ध्यान में रखना है कि उन्हें हैंडीकैप नहीं बनाना है। हम खुद प्रश्न लिखेंगे, हम उनसे भी लिखवाएंगे। जब कड़ी मेहनत करेंगे वो चीजें दिमाग में बैठी रहती है, आप खुद अपने कॉपी पे लिखेंगे, वो चीजें दिमाग में बैठी रहेगी। और फिर जब बेटा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको बहुत बढ़िया से 200-300 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाला कराएंगे, और अभ्यास प्रश्न कम से कम जो आंसर राइटिंग वाला होगा, हर एक चैप्टर से 10-10, 5-5 प्रश्न कराएंगे अलग से। आप सोचो कितनी अच्छी तैयारी होगी। हम अभी सब करा दे तो दिमाग से गुल हो जाएगा, फिर कहोगे अरे सर हम भूल गए, इतने सारे चैप्टर थे। हम ये काम नहीं करना चाहते, हम चाहते वो हमेशा आपके संग रहे, तब आप बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ पढ़ने के पीछे मत भागना बेटा कि नहीं चलो तैयारी करना है, केवल पढ़ना है, ये काम मत करिएगा यार, कोई मतलब नहीं है। सब बच्चे बड़े हो रहे हो, प्यारे प्यारे से हो। ठीक है, अच्छा इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, इस क्वेश्चन पे ये हो गया था, ये भी कर दिया हमने। हाँ, 5वें नंबर पे इस पे क्या चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से कौन एक लोगो और पर्यावरण है ना, इट मींस किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब मानव और पर्यावरण के बीच की बातें में बात हो रही है। ठीक, के बीच, लोगो और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। अब देखो इसका मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है पारस्परिक मतलब ये इसके लिए, ये इसके लिए। जैसे एक कपल की जब शादी होती है, वो शादी क्यों होती है, घर बसाने के लिए होता है ना। तो ये परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों परस्पर साथ में रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। इनका समाज में सबके सामने शादी विवाह हुआ है, घर को चलाना है, परिवार की देखरेख करनी है, माँ बाप को लेके चलना है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है, और परस्पर साथ में रहते हैं। तो किस कारण से आपस में जुड़े हैं, क्योंकि ये परिवार के संग जुड़े हुए हैं। एज इट इज सेम बेटा यहां पे क्या कह रहा है कि ये है मानव, है ना, ये है मानव। ठीक, और ये है क्या है, तो ये कहोगे आपकी सर ये है पर्यावरण, है ना, ये क्या है, पर्यावरण की बातें हो रही है। ठीक है, ये हो गए पर्यावरण। तो ये आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं बेटा, पर्यावरण मानव के संग जुड़ा है, मानव पर्यावरण के संग जुड़ा है। तो लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। अब ये इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच का कारक क्या है यही पूछा है। इन दोनों के बीच का जो बेटा कारक है ना, ये वही पूछ रहा है कि बता दो काहे को जुड़ा हुआ है। जैसे अब एग्जाम्पल दिया हमने,
क्या एग्जाम्पल दिया, हस्बैंड वाइफ का साथ में है, परस्पर जुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कुछ करना है ना। तो अब आप सोचो इस चीज में मानव बुद्धिमत्ता, क्या मानव बुद्धिमत्ता होगा, मानव का दिमाग इस चीज को जोड़ रहा है? मानव का दिमाग जोड़ेगा नहीं, मानव अगर चाह जाएगा ना बेटा इसको खत्म कर देगा, है ना। मानव अगर अपने दिमाग का यूज करना चालू कर देना खत्म कर देगा इसको, कोई रोके ना। दोहन इस तरह से किया जाता है, पर्यावरण का एग्जाम्पल है आपके सामने, दिख जाएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हम इतना कर देंगे ना, वही बातें आ गई, किसकी बातें आ गई, तो संभावनावाद वाली बातें आ गई, है ना। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म कर दो दोहन कर करके, ऐसा करेगा क्या, नहीं ना। तो ये तो पहले ही ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, दूसरा आइएगा, प्रौद्योगिकी, संभावना है, बन सकता है आंसर। ठीक, लोगों का अनुभव, लोगों का अनुभव से क्या लेना देना, ये भी कट जाएगा। क्या लोगों का अनुभव प्रकृति को और मानव को जोड़ेगा, ये भी कट गया। अब मानवीय भाईचारा हम प्रकृति के संग थोड़ी अपनाएंगे, ठीक, ये कट गया। तो करेक्ट आंसर तो ऐसा ही निकल जा रहा है, क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। याद करिए, हम मानव और पर्यावरण के बीच का पारस्परिक संबंध का जो कारक है वो टेक्नोलॉजी है। ठीक, हम पहले इसके अधीन थे, हमें ये दास बना के रखा था, लेकिन फिर बदलाव आने लगा और फिर हम इनके पास चले गए, इनको हम कंट्रोल करने लगे। तो जब हम कर रहे हैं तो हम इस किस तरह से कर रहे हैं, तो हम सर इसके बीच की जो कड़ी है ना वो है सर क्या, प्रौद्योगिकी। क्या है, प्रौद्योगिकी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कभी भी पर्यावरण के अधीन, पर्यावरण के पास जा ही नहीं पाएंगे। फिर तो वही कहानी होती कि हम रेडजल की बात सही कही हो जाती। रेडजल ने यही कहा था ना कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारे पास कुछ था ही नहीं। जब हमारे पास प्रौद्योगिकी आ गई, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, तो मानव और पर्यावरण दोनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन एक सामंजस्य के संग, कि आपस में एक ऐसी बॉन्डिंग हो, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि ना तो पर्यावरण का नुकसान हो और ना मानव का नुकसान हो। तो इस बीच का जो मेन कड़ी है वो क्या है, टेक्नोलॉजी जोड़ के रखा है। टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा बढ़ेगा तो प्रकृति खत्म, टेक्नोलॉजी कम होती गई होती गई होती गई तो हम पुराने समय में पहुंच जाएंगे, फिर प्रकृति हमारे पर कंट्रोल करना चालू कर देगी, है ना। तो बीच की कड़ी को कंट्रोल कर रहा है वो। बताओ क्लियर है कि हाँ क्लियर है ना। तो आशा है कि बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।